एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, स्पेशली द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि ये चैप्टर किस एक चीज पर बेस्ड है। साथ ही साथ हमने देखा इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं, किस तरह से उसने इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट किया है। ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इसको आप 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स और भी रिलेटेड जो भी होगा इस टॉपिक से, वो सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ये सारा कुछ। ओके, सो द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज इन मेनी वेज सिमिलर टू द वेस्टर्न मॉडल एंड इन मेनी वेज डिफरेंट। सो जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये सब कुछ अच्छे से याद करके रखना है। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें, सो ये जो है आपके 17th 18th सेंचुरी के टाइम पे स्टार्ट होता है, या फिर मैं कहूँ 18th-19th सेंचुरी के टाइम पे, उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पेस पे था। ओके, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बिगिन होता है। बिगिन कहाँ से होता है? इंग्लैंड वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंग्लैंड से जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, या फिर हम कहें यूरोप से स्टार्ट होता है। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बिगिन होता है उसका क्या मीनिंग है? दैट इज यूजिंग टूल्स, टेक्निक्स, मशीनरीज, या फिर एक वर्ड में कहें सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डूइंग प्रोडक्शन बाय यूजिंग टूल्स, टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज। ठीक है, दिस इज योर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दिस इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ आपने चैप्टर 1 पढ़ा है इसी बुक का, दैट इज योर स्ट्रक्चरल चेंज। क्या पढ़ा है आपने? चैप्टर 1 स्ट्रक्चरल चेंज। क्या एक चीज पढ़ी थी हमने चैप्टर 1 के अंदर कि कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडियन सोसाइटी का कल्चर स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में कल्चरल चेंजेस पढ़े, फर्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़े। बेसिकली इसके अंदर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन को डिस्कस किया था। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हमने चीज पढ़ी वो क्या था कि इंडिया में जो है ब्रिटिश रूल चल रहा है। इंडिया में क्या चल रहा है? ब्रिटिश रूल। अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर 1947। क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा है, इंडिया एक कॉलोनी है, इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पर डिफरेंटली होने वाला है। तो इंडियन सोसाइटी पे जो आपके ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट है, इसे हम 2 तरह से समझते हैं इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, एक पॉजिटिव वे में भी और एक नेगेटिव सेंस में भी। क्या एक चीज हमने डिस्कस करी थी, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, फिर हम आएंगे आपके टॉपिक के ऊपर। सो हमने अभी पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तरह ही होता है, बस कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इंडिया में भी सेम इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ब्रिटिश रूल के अंडर होता है। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था उसी समय पे इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये था कि हमारी जो अपनी इंडिजिनस विलेज इंडस्ट्रीज थी, हमारी इंडिजिनस विलेज इंडस्ट्रीज जो थी वो हो जाती हैं पूरी तरह से कोलैप्स बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में भी होता है, लेकिन क्योंकि हमारी अपनी जो यूनिक, हमारी अपनी इंडिजिनस विलेज इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी इंडिया में, वो हो जाती हैं पूरी की पूरी तरह से खत्म, क्योंकि न्यू इंडस्ट्रीज यहाँ आकर सेटअप हो जाती हैं जो फॉरेन की होती हैं। एमएनसीज हो गई आपकी, इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, जो है फैक्ट्रीज हो गई, न्यू इंडस्ट्रीज, ये यहाँ पर इंडिया में आके हो जाती हैं सेटअप। ठीक है,
और फिर यहां से अर्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है स्टार्ट। याद है ये सारा कुछ हम आपके चैप्टर 1 दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज में डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक किसी को आई होप कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती है, इसे हम पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं। हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, हम यूरोप की या वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजीज है उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं, स्टीमशिप्स हो गई, रेलवेज हो गई, इस तरह से। नेगेटिव सेंस हमारी अपनी इंडिजिनस विलेज इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ पर माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, लोगों को काम करने के लिए, ठीक है, जो इंडियन पीपल हैं उन्हें काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जबरदस्ती भेजा भी जाता है। ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो ये जो आपकी इस टॉपिक की फर्स्ट लाइन थी, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज मेनी वेज सिमिलर टू वेस्टर्न मॉडल एंड इन मेनी वेज डिफरेंट। सिमिलर भी है और बहुत सारी तरह से डिफरेंट भी है। Comparative analysis of different countries suggest that there is no standard model of industrial capitalism। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताने वाली हूं, दैट इज आपने आपकी बुक 1 चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था कि यू कैन डिस्क्राइब अ नेशन बट यू कांट डिफाइन अ नेशन। ठीक है, ये सारा कुछ रिकॉल क्यों करते हैं हम, क्यों हर बार इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से ही रिलेटेड है। क्या एक चीज हमने पढ़ी थी, दैट वन कैन डिस्क्राइब अ नेशन बट कांट डिफाइन इट। ये एक चीज हमने क्यों पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि आप नेशन के फीचर्स बता सकते हो कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पर जो है किस तरह की पॉपुलेशन है, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, ये कैसी नेशन है, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। पर जस्ट सपोज ये 5-6 जो है डिफरेंट नेशंस हैं, क्या कोई एक डेफिनेशन आप दे सकते हो नेशंस की कि नेशंस आर लाइक दिस और वो सेम कॉन्सेप्ट सभी जगह पर इंप्लीमेंट होता? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि डिफरेंट नेशंस डिफरेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को डिफाइन करने का कोई एक स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है, या फिर कोई स्टैंडर्ड मॉडल है ही नहीं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का। लेट अस स्टार्ट विद वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस रिलेटिंग टू व्हाट काइंड ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग। स्टैंडर्ड मॉडल का मतलब ये कि आप इस एक चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सको कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में सारा कुछ ऐसा ही होता है और वो सेम चीज सब जगह इंप्लीमेंट होती है, ऐसा नहीं होता। सब जगह डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट नेशंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, ये कॉन्सेप्ट भी डिफरेंटली वहां पर एप्लीकेबल होने वाला है। अब इन्हें हम एक एक करके कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, आए यहां तक समझ में? सो स्टार्टिंग इट विद व्हाट काइंड ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग। हम सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस ले रहे हैं कि किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। ठीक है, किसको समझने की कोशिश कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को और इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्लियर है, आया टॉपिक समझ में कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बैकग्राउंड है, और सारा कुछ मैंने आपको एक बार रिकॉल भी करवा दिया है। अब इसी बैकग्राउंड में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो सबसे पहले, इन डेवलप्ड कंट्रीज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन सर्विस सेक्टर फॉलोड बाय इंडस्ट्री एंड लेस देन 10% इन एग्रीकल्चर। अब अगर एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि एक होता है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, एक होता है आपका इंडस्ट्रीज और एक है आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इंडस्ट्रीज जहां पर ढेर सारी इंडस्ट्री सेटअप है, एग्रीकल्चर जहां पर एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। नाउ दिस एग्रीकल्चर इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना ये, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। सो दिस इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ योर इकोनॉमी, this is the secondary sector and your service sector is the tertiary sector of economy। ये पढ़ा है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस एक चीज को कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर है और सर्विस सेक्टर टर्जरी सेक्टर है। अब अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, सो जो भी कंट्रीज डेवलप्ड हैं वहां पर
सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में है और करीब 10% हैं जो आपके एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं और मीडियम पर्सन्स आर एम्प्लॉयड इन, मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर और योर सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये एक चीज हमें बताई जा रही है कि डेवलप्ड कंट्रीज में मेजॉरिटी जो है वो सर्विस सेक्टर में है, देन इंडस्ट्रीज में है और लगभग 10% या उससे भी कम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, ये एक चीज हमें बताई जा रही है। इन इंडिया, अब बात करेंगे इंडिया की क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में समझ रहे हैं। सो इन 2018 नियरली 43% वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, 17% इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड 32% इन टर्जरी सेक्टर। इंडिया की हम बात करें 2018 और 2019 यानी कि बहुत ही रीसेंट डेटा, सो 43% जो है वो आपके प्राइमरी सेक्टर में है यानी एग्रीकल्चर में है, 17% secondary sector and 32% service sector. However, if we look at the contribution of these sectors to economic growth, the share of agriculture has declined sharply and services contribute approximately more than half. Now, अब अगर इसी एक contribution को हम economic growth में देखें, so सबसे ज्यादा शेयर एग्रीकल्चर का रहा है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और टाइम के साथ में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। समझ में आया कि एक चीज मैंने कही, इंडिया में किस एक तरीके का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहां पर इसका क्या मतलब है, प्राइमरी सेक्टर का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। इंडिया में आज की भी अगर हम बात करें, सो अराउंड 67 to 69% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेट स्टार्ट होता है जिसके साथ में अर्बनाइजेशन होता है और क्योंकि 67 to 69%, इसको हम राउंड ऑफ करके समझ लें 70% मान लेते हैं, 70% अगर एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 30% पीपल आर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं और 30% के अराउंड ही पीपल जो है अर्बन एरियाज में रहते हैं। ये हमने अर्बनाइजेशन में पढ़ा है आपके सेकेंड चैप्टर के अंदर बुक 1 में, क्लियर है, पढ़ा है ना ये एक चीज हमने। सो 30% इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में करीब 70% लोग काम कर रहे हैं। पहले ये डेटा और ज्यादा, मतलब पहले 90% पीपल वर डूइंग एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज एंड अराउंड 10% वर डूइंग वर्क इन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज। ठीक है, पहले ये डाटा था लेकिन टाइम के साथ में ये चेंज हुआ। बहुत रीसेंट डेटा कहें या 2011 का डेटा कहें, सो ये रेशियो हो चुका है 65 और 67, दिस इज 67 एंड दिस इज 33%। ठीक है, ये रेशो हो चुका है। अब आ जाए 2018-2019 में, सर्विस सेक्टर क्या हो जाता है आपका, जहां पर किस तरह के काम हो रहे हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर जहां एग्रीकल्चर माइनिंग रिलेटेड वर्क हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज वाला काम हो रहा है, सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर जहां ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। जैसे आपका बैंकिंग है, बैंक में क्या है, आपको सर्विसेज ही प्रोवाइड की जा रही ना कि आप यहाँ पर अपना खाता खोल सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट बना सकते हैं, करंट अकाउंट बना सकते हैं, उसमें आप अपने पैसे रख सकते हैं, बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसपोर्ट में भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना। सो ये पूरा आएगा आपके सर्विस सेक्टर के अंदर। अब जैसे जैसे एक सोसाइटी डेवलप होती है वैसे वैसे उसका सर्विस सेक्टर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, पहले हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये दो सेक्टर देखने को मिलते थे, लेकिन टाइम के साथ में सर्विस सेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। प्रेजेंट टाइम्स की बात करें, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी में तो नहीं आ रहे, लेकिन 2018 या 2019 का डेटा जो हमने अभी पढ़ा, इसमें हमने क्या एक चीज देखी कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है यहां का कंट्रीब्यूशन रह गया अप्रोक्सीमेटली 43%, यानी आज भी मोर देन हाफ तो नहीं कहेंगे लेकिन 43% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में काम कर रही है। सिर्फ अराउंड 17% है जो इंडस्ट्रीज में काम कर रही है एंड अराउंड 32% आर वर्किंग इन सर्विस सेक्टर। यानी इंडिया भी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह ही आगे बढ़ रही है या डेवलप्ड हो रही है। अभी इंडिया कैसी कंट्री है, अभी इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है,
बैकवर्ड, डेवलप्ड, डेवलपिंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं। सो अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है जहां पर वो अपने सर्विस सेक्टर को इंक्रीज करिए। देखिए आप सर्विस सेक्टर कितने बाद में शुरू होता है, ठीक है, कितने बाद में जो है शुरू होता है, लेकिन ये कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें हमारे एग्रीकल्चर की, सो वो 70% से 43% पर आ चुका है। बहुत धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। क्लियर है। अब अगर हम इसको देखें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में किसका शेयर कितना ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शेयर अगर 2018 का डेटा देखें सो 43% एग्रीकल्चर का दिख रहा है, 32% सर्विस सेक्टर का दिख रहा है। बट अगर प्रेजेंट टाइम्स में हम देखें सो ये जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है ये डिक्लाइन होता जा रहा है और सर्विस सेक्टर का जो है वो शार्पली इंक्रीज हो रहा है। ये एक चीज आपको यहां पर बताई जा रही है इंडियन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर। क्लियर है, ये भी आए यहां तक समझ में। देन this is a very serious situation because it means that the sector where the maximum people are employed is not able to generate much income for them। अब आपको क्या याद करना है, अब आपको याद करना है आपका चैप्टर नंबर 4। अच्छा, ये सारा कुछ मैं आपको क्यों याद करवा रही हूं, ताकि ना ही आप पिछली चीजों को भूलें और अभी की चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पे, जहां हमने पढ़ा रूरल सोसाइटी को। ठीक है, रूरल सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि रूरल सोसाइटी में कितनी लार्ज पॉपुलेशन जो है वो रह रही है। स्मॉल है एरिया लेकिन मतलब स्मॉल इन साइज है पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है। ठीक है, स्मॉल इन द सेंस हम ये कह रहे हैं कि अगर 100% पॉपुलेशन भी है तो 70% तो रूरल एरियाज में ही है ना, और एरिया यहाँ पर लार्ज है तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, लेस है। ठीक है, और वहीं अर्बन एरियाज की बात करें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई। ठीक है, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। यहां पर इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं और ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड हैं। लेकिन अब इस एग्रीकल्चर में भी कितने सारे इश्यूज आए हमने वो भी देखे कि जो है भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे रिपरक्यूशंस फेस करने पड़े, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से मल्टीनेशनल्स की एंट्री होगी एग्रीकल्चर में। सो जो आपके नॉर्मल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजेंट्स थे उनकी जो पूरी की तरह से उनकी सर्विसेज खत्म हो गई, और हमने फार्मर सुसाइड जैसे केसेस देखे। हमने देखा कि जो भैया फार्मर्स हैं वो बेचारे लोन ले लेते हैं पर उसको पे नहीं कर पाते तो अंडर डेप्ट आ जाते हैं, उनके पास उतनी ज्यादा इनकम नहीं होती। यहाँ पर कास्ट डिस्टिंक्शंस बहुत ज्यादा हैं, सोसाइटी में डिविजन्स बहुत ज्यादा हैं, रिजिड सोशल सिस्टम है सोसाइटी का। ठीक है, रिलेशनशिप्स पर्सनलाइज्ड हैं, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत रिजिड हैं। अगर हम चाहें उनको चेंज करना तो बहुत इजीली नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जो पेस ऑफ चेंज है वो बहुत ही स्लो है रूरल सोसाइटी के अंदर। क्लियर है, इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अल्टीमेटली हमने प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोसाइटी को भी डिस्कस किया था, वहां किस तरह से चेंज होता है, डेवलपमेंट होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। नाउ एग्रीकल्चर विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो उसका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। 70% से 43% हो चुका है और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसका कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर का जहां पर मैक्सिमम पीपल एम्प्लॉयड हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। ठीक है, ये यानी सोचने वाली बात है कि जहां पर सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वही जो है इनकम जनरेट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं ला पा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो है डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, यहाँ पर एक तरफ डोमिनेंट है, एक तरफ सबऑर्डिनेटेड है। डोमिनेंट कास्ट हैं जिनके पास में लैंड राइट्स हैं, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में टेनेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। फिर लैंड सीलिंग एक्ट, ये सारा कुछ जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा उससे आपको ये समझ में आया होगा कि रूरल एरियाज में या जो भी लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं वो ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका कंट्रीब्यूशन भी जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी मीडियम पर है, ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना बहुत ज्यादा कम हो रहा है। नाउ इन इंडिया इन द ईयर 2018 एंड 19, अब इंडिया में हम 2018 और 19 की बात करें सो द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर वाज 42.5%। एग्रीकल्चर का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में वो 42.5% है। माइनिंग और
क्वेरिंग यानी कि जो उत्खनन वाली एक्टिविटीज होती हैं, इसमें 0.4% है, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग इट वाज 12.1%, इन ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग में 12.1%, होटल रेस्टोरेंट में 12.6%, ये आपके किसके अंदर आ गया, होटल और रेस्टोरेंट सर्विस सेक्टर के अंदर, क्लियर है। ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन में 5.9% इंडिया का शेयर बता रहे हैं। कम्युनिटी सोशल और पर्सनल सर्विसेज में 13.8%। इसको आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि हम कहां पर कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका शेयर उतना ही ज्यादा कम। माइनिंग और क्वेरिंग में 0.4% हमारा एम्प्लॉयमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा है, होटल रेस्टोरेंट अच्छा खासा इन द सेंस कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इसीलिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इतनी तेजी से, मतलब थोड़ी सी स्लो रही है। अब वो आगे बढ़ेगी, कितनी तेजी से बढ़ेगी दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट 2018 और 19 में हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो एक शेयर है वो कुछ इस तरह से था। क्लियर है, आया इतना समझ में। Another major difference between developing and developed countries is the number of people in regular salaried employment. Now this is your second important point. अभी हमने क्या डिस्कस करा कि कौन कहां पर काम कर रहा है और कितना ज्यादा काम कर रहा है। इससे आप अपनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। इसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर को डिस्कस किया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी बहुत न्यू टॉपिक नहीं था, आप इसके बारे में ऑलरेडी पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं और सारा कुछ रिलेट करके हमने बहुत इजीली समझ लिया। अब जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि कोई एक ऐसा मॉडल नहीं है किसी चीज का इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, आप उसको कुछ डिफरेंसेस से समझ सकते हो। तो इसी में सेकेंड पॉइंट है आपका कि कितने नंबर ऑफ पीपल रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है, मंथली बेसिस पर मिलती है या किस बेसिस पर मिलती है, उसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं कि किन किन को रेगुलर सैलरी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट है उनके पास में। क्लियर है ना। इन डेवलप्ड कंट्रीज द मेजॉरिटी आर फॉर्मली एम्प्लॉयड। अब देखो, जो मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की, ये क्लियर है, ये आया अच्छे से समझ में। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, फॉर्मल and your informal sector. क्लियर है। सो जो मेजर डिफरेंस है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में वो यही है कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, लाइक इन डेवलप रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है। नाउ इन डेवलप्ड कंट्रीज द मेजॉरिटी आर फॉर्मली एम्प्लॉयड। डेवलप्ड कंट्रीज में जो मेजॉरिटी है वो फॉर्मली एम्प्लॉयड है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल की जो हम बात कर रहे हैं, हमने इसमें क्या देखा कि फॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन एम्प्लॉयड होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज में पीपल रह रहे हैं, या डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर पीपल फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं। क्या है ये फॉर्मल इनफॉर्मल, ये भी हम समझेंगे। इन इंडिया ओवर 52% ऑफ वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, only about 24% are in regular salaried employment, while approximately 24% are in casual labor. अब अगर हम इंडिया की बात करें जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, सो यहाँ पर जो 52% हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि या तो बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई उन्होंने फर्म वगैरह एस्टैब्लिश कर रखा है, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। 24% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, जिनको रेगुलरली सैलरी मिलती है उस एम्प्लॉयमेंट में है। अराउंड 24% अगेन आर इन कैजुअल लेबर, या फिर मैं कहूं इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है। नाउ economists and others often make a distinction between the organized or formal and unorganized or informal sector. ये आया समझ में, क्या कहा मैंने कि एक और डिस्टिंक्शन बना सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के अकॉर्डिंग। डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर पीपल फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें या फिर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, सो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बड़ा ही स्कैटर्ड सा है। 54% आर एम्प्लॉयड, 52 और 54% आर सेल्फ एम्प्लॉयड,
24% आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड एंड 24% आर इन कैजुअल लेबर। अब इकोनॉमिस्ट एक डिस्टिंक्शन बनाते हैं इस फॉर्मल और इनफॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में। इसे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं। फॉर्मल को ऑर्गेनाइज्ड भी कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और जो आपका इनफॉर्मल है उस इनफॉर्मल सेक्टर है इसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन बनाते हैं कौन? इकोनॉमिस्ट। सो देयर इज अ डिबेट ओवर हाउ टू डिफाइन दीज सेक्टर्स। अब बहुत सारे डिबेट चलते हैं कि किस तरह से इन सेक्टर्स को डिफाइन करें। सो वन ऑफ द डेफिनेशन इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर। ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा देखो 2 सेकंड के लिए अगर इसको छोड़ दें, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? कोई चीज जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे से उसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू वो वर्क कर रही है, और एक तरह से ये कहें कि उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज समथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड इज समथिंग जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जहां कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है, जस्ट एवरीथिंग इज गोइंग, ठीक है। ये एक सिंपल सा मीनिंग है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का। अब अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, सो यहां पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मींस कि जो पूरी यूनिट है उसमें 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं थ्रू आउट द ईयर। साल भर में आप 10 या 10 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो अपनी पूरी यूनिट्स के अंदर। These have to be registered with the government to ensure that their employees get proper salaries, wages, pension and other benefits. आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो किसी ऑफिस में या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे या किसी जो भी है प्राइवेट कंपनी में, एमएनसी में यहाँ पर वर्क करते होंगे, ठीक है। उनको प्रॉपर सैलरी मिलती होगी, मे बी पर मंथ मिलती होगी, है ना, सैलरी मिलती होगी। उनको ये भी पता है कि रिटायरमेंट के बाद में हमें पेंशन भी मिलने वाली है। बहुत से ऐसे, मतलब आपके बहुत ऐसे पेरेंट्स होंगे, बहुत से पेरेंट्स नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स के ऐसे पेरेंट्स होंगे कि जिनको अदर बेनिफिट्स भी मिलते होंगे। उनका शायद पीएफ कटता होगा और उनको जो है अदर बेनिफिट्स इन द सेंस हम कहें किसी के पास में शायद ट्रांसपोर्ट को लेकर सर्विसेज भी होंगी, ड्राइवर वगैरह लगे होंगे उनके लिए, किसी को हाउसिंग प्रोवाइड किए गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों में मिक्सअप करके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज समथिंग जहां पर आप रेगुलरली एम्प्लॉय करते हो पीपल को थ्रू आउट द ईयर। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका फर्म, आपकी जो भी कंपनी है वट एवर इट इज, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी मिलती है, पर मंथ मिले, आप 15 डेज में दो, कभी भी दो, लेकिन एक प्रॉपर सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज को देते हो। उनको पेंशन, वेजेस जो भी है, अदर बेनिफिट्स, वो सारे आप प्रोवाइड करते हो। दैट इज कॉल्ड योर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्लियर है? नाउ इन इंडिया ओवर 90% ऑफ द वर्क वेदर इट इज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस इज इन द अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर। वहीं अब अगर हम बात करें इंडिया की, सो इंडिया में अराउंड 90% पीपल आर working in unorganized sector, either it is agriculture, it is industries or it is service sector. Clear है? Now what are the social implications of this small size of the organized sector? So अभी तक एक चीज हमने देखी कि एक हो गया आपका फॉर्मल सेक्टर जहां पे बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सारी नॉर्म्स हैं जिसके थ्रू सारा कुछ वर्क चल रहा है। एक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहां पर किसी तरह के कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं विद गवर्नमेंट, कोई पेंशन, रेगुलर वेजेस या फिर सिक्योरिटी ऑफ जॉब, ये कुछ भी नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स जैसे समवन इज वर्किंग इन पुलिस, ठीक है, जो कोई भी है सिक्योरिटी में, पुलिस में, मिलिट्री में, इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में है, सो उसकी रेगुलर सैलरी है, उसको पता है मेरे को जो है रिटायरमेंट के बाद में पेंशन भी मिलने वाली है, रूल्स रेगुलेशन है जिसके थ्रू वो वर्क करता है। नाउ समवन इज वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन साइट जहां पर वो जो है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हमने जैसे बॉन्डेड लेबर जैसे कॉन्सेप्ट पढ़े, इसके साथ में जो लोग पर डे वेजेस पर होते हैं, सो ये सारे कहाँ पर वर्क कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जहां पर किसी चीज की कोई अश्योरिटी नहीं है। अब हमने देखा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन कहां पर वर्क कर रही है? फॉर्मल सेक्टर में, एंड 90% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर। ये हमने पहले भी वैसे डिस्कस किया
दिया हुआ है। बट अब ये जो एक बहुत छोटा सा साइज है हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, इसके क्या इम्प्लीकेशन है, यानी कि अगर 90% जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, सो सिर्फ 10% ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, इस स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, अब हम इनको समझेंगे। So firstly, it means that very few people have the experience of employment in large firms where they get to meet people from other regions and backgrounds. अब देखो क्या होता है, जैसे इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें, अर्बन एरियाज की हम बात करें, अर्बनाइजेशन जो है वो जब रूरल एरियाज से पीपल माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में, तो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है। अब यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि जस्ट सपोज ये कोई अर्बन एरिया है, इसके आसपास ये सभी रूरल एरियाज हैं, ठीक है, ये भी रूरल एरियाज हैं आपके, ये सब रूरल एरियाज हैं, ये एक अर्बन एरियाज हैं। सो जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही पीपल जो है आएंगे अर्बन एरियाज में और रहने स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है किसी दूर गांव के जो है यहाँ पर भी कोई एक अर्बन एरिया हो, वो इसको छोड़ के यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाते हैं, यानी डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट प्लेसेस से जो पीपल हैं वो एक साथ आके रहते हैं अर्बन एरियाज में। और ये जो पीपल हैं इनके पास में, जिसकी हम बात करें कि एक स्मॉल साइज है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, ये सिर्फ वही लोग हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम कर रहे हैं जिसके पास में बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस है लार्ज फर्म्स में काम करने का। वो लार्ज फर्म्स में काम करते हैं जहां वो डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट पीपल से मिलते हैं और उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर पाते हैं, ये इसका फर्स्ट इम्प्लीकेशन है। नाउ अर्बन सेटिंग्स डू प्रोवाइड सम करेक्टिव टू दिस, बट बाय एंड लार्ज वर्क फॉर मोस्ट इंडियंस इज स्टिल इन स्मॉल स्केल वर्क प्लेसेस। अब अर्बन सेटिंग्स यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं वो इस एक चीज को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करते हैं, वो जैसे अर्बनाइजेशन होता है, वहां भी डिफरेंट जगह से जो है पीपल आके रहना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहां भी इंडस्ट्रीज वगैरह फैक्ट्री सेटअप होती हैं जहां पर आपको काम करने को मिलता है, एमएनसी सेटअप होती हैं जहां पर आपको काम करने को मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या एक चीज देख रहे हैं कि 90% ऑफ इंडियंस आज भी स्मॉल स्केल वर्क प्लेस में ही काम कर रहे हैं, यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। हेयर पर्सनल रिलेशनशिप्स डिटरमाइन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, और इस स्मॉल स्केल वर्क प्लेस में, इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स डिटरमाइन करती हैं आपके वर्क एस्पेक्ट्स को। क्लियर है क्या एक चीज कही मैंने कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसी हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके वर्क एस्पेक्ट को डिटरमाइन करती हैं। If the employer likes you, you may get a salary raise, and if you have a fight with him or her, you may lose your job. जैसे मैंने आपसे कहा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अभी तक आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करना कैसा होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करना कैसा होता है। अब हमने देखा कि 90% अनऑर्गेनाइज्ड में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर वो कैसा वर्क करेंगे, उनके वर्क एस्पेक्ट डिटरमाइन करते हैं उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं। अब जस्ट सपोज कोई राम है, ठीक है, ये राम कौन है, ये वर्कर है, ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है और यहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो है सुनील, जस्ट सपोज, ठीक है। अब अगर इस राम के सुनील जो एम्प्लॉयर है उसके साथ में टर्म्स बहुत अच्छे होंगे, वो जो है उसकी एक तरह से अगर हम कहें जो हमारे यहाँ पर कहा जाता है ना कि अगर वो उसकी चापलूसी करता है, उसकी हाँ में हाँ भरता है, और अगर सुनील फिर राम को भी लाइक करने लग जाए कि हाँ यार ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा इंसान है, तो वो क्या होगा, हो सकता है आगे चल के राम की सैलरी रेज हो जाए। लेकिन मान लीजिए इसका अपोजिट हो जाए, किसी बात पे राम का झगड़ा हो जाता है सुनील के साथ में, सो वो क्या एक होगा कि सुनील चाहे तो इसको नौकरी से भी निकाल सकता है। सो आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ये डिटरमाइन करते हैं आपके वर्क एस्पेक्ट्स को। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद वेल डिफाइंड रूल्स। अब ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से किस तरह से अलग है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, वेयर रिक्रूटमेंट इज मोर ट्रांसपेरेंट एंड देयर आर मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट्स एंड रिड्रेसल इफ यू डिसएग्री विथ योर इमीडिएट सुपीरियर। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर की, तो यहाँ पर क्या एक चीज होती है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। आपका एम्प्लॉयमेंट होगा तो सारा ऑफिशियल काम होगा जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयड होते हो, उसके लिए आपको जो है ऑफर लेटर मिलेगा कि अब से आप जो है हमारी कंपनी में काम करेंगे, या आपकी जो है नौकरी पक्की होती है और आपको इतने वेजेस मिलेंगे, इतनी सैलरी होगी, ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ये सारा कुछ डिटरमाइन होता है। साथ ही साथ जस्ट सपोज आपके सुपीरियर के साथ में, आपके बॉस के साथ में आपका किसी तरह का कोई जो है आर्ग्यूमेंट
हो जाता है, आप उनसे डिसएग्री करते हो, तो ऐसी चीजों में प्रॉपर जो है ये रिड्रेसल एंड कंप्लेंट्स मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू चीजों को रिजॉल्व किया जाता है। ये नहीं होता कि सीधे सीधे आपको जो है कंपनी से निकाल दिया जाएगा कि अब जो है आप यहां पर काम नहीं करेंगे, ऐसी चीजें नहीं होती, प्रॉपर मैकेनिज्म है। लेकिन भाई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यहां पर कोई नहीं देखने वाला है, यहां गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है चीजें, ठीक है। सो वो इंटरफेरेंस नहीं है, किसी तरह का कोई ऑन पेपर वर्क नहीं है। सो जब चाहे कोई किसी को जॉब से निकाल सकता है, जब चाहे किसी को जॉब पे रख सकता है, ऐसी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करती हैं। Secondly, very few Indians have access to secure jobs with benefits. इसी का एक सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि इंडिया में सिक्योर जॉब बहुत ही कम लोगों को मिलता है। अच्छा, एक और चीज है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सिर्फ 10% लोग ही काम कर रहे हैं और अनऑर्गेनाइज्ड में 90% लोग काम कर रहे हैं। सो इसका एक ड्रॉबैक है, एजुकेशन भी है। हमारे यहाँ पर उतनी प्रॉपर या क्वालिफाइड एजुकेशन जो है इंश्योर्ड नहीं थी। हाँ, आज के समय में जरूर है, लेकिन एजुकेशन होने के बावजूद भी पीपल उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज नहीं है तो किस तरह से अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे। अब क्योंकि जैसे अगर आप बात करो जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहां पर बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, वहां पर जो फीस होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, फीस इतनी ज्यादा होती है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो जनरली अपने बच्चों को जो है या तो स्टेट बोर्ड्स स्कूल जो हो गए या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पर भेजते हैं। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स आर बेस्ट, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बेस्ट है, बहुत अच्छे से वहां पर सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर टीचर्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को जस्ट बुला लिया जाता है, बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं तो नहीं सीख रहे, यानी कि ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये एजुकेशन सिस्टम के जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर ज्यादा क्वालिफाइड पीपल नहीं है, ज्यादा नंबर्स की मैं बात करी, ठीक है, बहुत कम क्वालिफाइड पीपल हैं और उन कम क्वालिफाइड को ही इतनी अच्छी जॉब्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में मिल पाती हैं, अदरवाइज उन्हें वो जॉब्स नहीं मिल पाती जो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। सो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम का भी ड्रॉबैक है हमारे यहाँ पर कि ज्यादातर पीपल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहे हैं एंड बहुत कम यानी मिनिमम से भी बहुत ज्यादा कम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। सेकंड, इसी का ही रीजन है कि सिक्योर्ड जॉब विथ बेनिफिट्स बहुत कम लोगों को मिल पाती है। ऑफ दोज हु डू 2/3 वर्क फॉर दी गवर्नमेंट्स। और अगर हम इस 10% की भी बात करें जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसकी जॉब्स सिक्योर्ड है, इसका भी 2/3 अगर हम देखें, ठीक है, इसमें से भी 2/3 जो पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स में है, ठीक है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। एंड दिस इज वाई पीपल स्ट्राइव हार्ड टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। और इसीलिए ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं। क्यों? सिक्योर्ड जॉब है, ठीक है, हमको पता है कि हम 60 साल पे 62 साल पे रिटायर होंगे, फिर उसके बाद में हमको पेंशन मिलेगी, साल भर जो है मतलब जितने समय हम नौकरी करेंगे हमारा पीएफ कटेगा, उसका अमाउंट हमको बाद में मिलेगा, हमें फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और जॉब सिक्योर्ड भी होने वाली। इन सभी रीजंस की वजह से वो कहां पर जाते हैं? गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं। एंड द रेस्ट आर फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन इन देयर ओल्ड एज। और ये जो 90% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं ये सभी अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी ओल्ड एज में। Government employment in India has played a major role in overcoming boundaries of caste, religion and region. Now this is one of the important topic and बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में उसने हमारे यहाँ कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन ये वाली जो बाउंड्रीज हैं इनको बहुत कम कर दिया है। जैसे हम बात करते हैं SC ST रिजर्वेशन की, OBC रिजर्वेशन की, सो जॉब्स में, एजुकेशन में यहाँ पर इनके लिए रिजर्वेशन है। सो यानी कि ये सीट सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को मिलेगी। जैसे सपोज कास्ट का हम अगर एग्जांपल लें, सो ये वाली जॉब सिर्फ और सिर्फ इसी कास्ट के लोगों को मिलेगी, कोई और उस जॉब को ले ही नहीं सकता। जब कोई और उस जॉब को नहीं ले सकता तो ऑब्वियसली वहां पर पर्टिकुलर उसी कास्ट के पीपल को एम्प्लॉयड किया जाएगा। सो इसीलिए उनका भी यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही साथ हम जो हमारी सोसाइटी की इनइक्वालिटीज हैं उन्हें भी कम कर रहे हैं। Now, one sociologist has argued that the reason why there have never been communal rights in a place like Bhilai is because the public sector Bhilai steel plant employs people from all over India who work together। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है, मतलब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अदरवाइज लिया गया है। जैसे मैं आपको पॉजिटिव सेंस में बता रही हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को, भाई यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कम्युनल राइट्स
why there have never been communal rights in a place like Bhilai is because the public sector Bhilai steel plant employs people from all over India who work together. भिलाई स्टील प्लांट की हम बात करें तो पूरे इंडिया में से अलग अलग रीजन से, अलग अलग स्टेट से कितने सारे लोग वहां पर एम्प्लॉयड हैं, इसीलिए सब साथ में मिलके आपस में एक साथ में काम करते हैं, इसलिए वहां पर कभी भी किसी तरह के कम्युनल राइट्स हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सभी मिलके ही काम करेंगे। आप अपनी क्लास में भी देखेंगे, सो डिफरेंट कास्ट के पीपल भी रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास के पीपल, डिफरेंट डिफरेंट जो है कास्ट है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन आप सभी साथ में हो। वैसे ये एक पॉजिटिव पॉइंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को लेकर। नाउ द थर्ड इज, since very few people are members of unions, a feature of the organized sector, the unorganized or informal sector workers do not have the experience of collectively fighting for proper wages and safe working conditions. अब अगर हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें जहां पर यूनियंस होती हैं, ठीक है, कोई सेक्टर जो ऑर्गेनाइज्ड है, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की ही अगर हम बात करें जहां पर जो भी लोग वर्क कर रहे हैं उनकी अपनी यूनियंस होती हैं, कल को उनके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, उनको वेजेस नहीं मिलते हैं, टाइम पे सैलरीज नहीं मिलती, तो वो उस चीज के लिए स्ट्राइक्स करते हैं, फाइट करते हैं। लेकिन वहीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर वेजेस या सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए लोग एक साथ इकट्ठा ही नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक साथ में नहीं आते, क्योंकि डर रहता है कि भैया एम्प्लॉयर कब कहां पर हमको जो है जॉब से ही निकाल दे, और साथ ही साथ इस अनकलेक्टिविटी की वजह से जहां पर वो सभी साथ में नहीं आ रहे, इसलिए भी वो अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं कर पाते हैं। The government has laws to monitor conditions in the unorganized sector, but in practice they are left to the whims and fancies of the employer और contractor. अब गवर्नमेंट जो है इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को मॉनिटर करती रहती है, बहुत बार लॉज भी लेके आती है ताकि हम इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी मॉनिटरिंग कर सकें, बट इन प्रैक्टिस जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो सारा मतलब सब कुछ उन्हीं के ऊपर होता है, वो जो भी जैसे भी बिहेव करेंगे अपने एम्प्लॉयज के साथ में, उनके साथ में वैसा ही बिहेवियर किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब इसमें हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में बहुत ही डिफरेंटली हुआ, सबसे पहली चीज ये हमने पढ़ी। सेकेंडली हमने देखा कि एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है, किस तरह से इंडिया का स्ट्रक्चर है इन दोनों के अंदर, 90% अनऑर्गेनाइज्ड, 10% ऑर्गेनाइज्ड। वहीं अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तरफ एग्रीकल्चर है, एक तरफ इंडस्ट्रीज है, एक तरफ आपका सर्विस सेक्टर है। एग्रीकल्चर जहां पर मेन ऑक्यूपेशन है अराउंड 50% ऑफ द इंडियंस की, लेकिन उसके बावजूद भी उसका इकोनॉमिक ग्रोथ में जो शेयर है वो लेस होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, और सर्विस सेक्टर का जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और ये सारी चीजें किस तरह से हमारी सोसाइटी को इम्पेक्ट करी हैं ये भी हमने डिटेल में समझा। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट में नहीं होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है, अपना कोई सजेशन है, कोई चीज आपको समझनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और बहुत इजीली अपने सजेशंस, अपने एग्जांपल्स को भी इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। एक और चीज कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे, सो ये सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा, स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोज अवेलेबल है, लाइक एनटीएससी है, ओलंपियाड है, टर्म 1 एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वन शॉट, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स पढ़ना है, जस्ट उस पर क्लिक किया, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोज आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वीडियो आपका ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ना है, आपने वन शॉट रिवीजन चूज किया, सब्जेक्ट चूज किया, ये यहाँ पे चैप्टर वाइज फुल वीडियोज हैं, वॉच नाउ पे क्लिक किया और आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, वहां से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।